बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के एसएसटी की वर्कशीट नंबर 27। आज हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सामाजिक विज्ञान में पढ़ने वाले हैं और यह चैप्टर होगा भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण 2। और आज के चैप्टर में बच्चों हम लोग संसदीय शासन पद्धति के बारे में समझेंगे। आप जानते हैं कि भारत में भी संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। संसदीय शासन पद्धति मतलब जो संसद के माध्यम से जहां का शासन चलता हो और लोगों को वोट डालने का अधिकार हो, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो, कोई यहाँ का वंशानुगत राजा ना हो, तो इस तरह के शासन पद्धति को संसदीय शासन पद्धति कहा जाता है। और लोकतांत्रिक देशों में इस तरह की ही शासन पद्धति अपनाई जाती है ताकि हर तरह के जो लोग हैं उनको अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सके और अपने क्षेत्र में विकास कर सके, हर तरह के लोगों का विकास हो सके। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। इस अधिकार को सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। जहां के सभी लोग वोट डालने का अधिकार रखते हैं उसको सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार। पहले हमारे संविधान में 25 साल से ऊपर के सभी लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन संविधान संशोधन के बाद इस 25 वर्ष को 18 वर्ष कर दिया गया और अब 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वयस्क माना जाता है और वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, संप्रदाय के हों, उनको मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार संविधान की तरफ से सारे लोगों को मिला हुआ है और इस अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। जब सबको वोट देने का अधिकार होगा, सबको अपना मत देने का अधिकार होगा, सबको शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होगा, तो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, धीरे धीरे यह भेदभाव कम होते होते समाप्त हो जाएगा और पूरा समाज मानव समाज कहलाएगा, इंसान का समाज कहलाएगा। किसी जाति का समाज नहीं कहलाएगा, किसी धर्म का समाज नहीं कहलाएगा। सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है क्योंकि सभी को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, इसलिए संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति हो जाती है। अब है शक्तियों का बंटवारा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और संसदीय शासन पद्धति में शक्तियों का आपस में टकराव नहीं हो, इसको लेकर स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और इसके अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम, इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं, और कार्यपालिका जो विधायिका कानून बनाती है उसको लागू करती है, कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखती है। न्यायपालिका यह न्याय व्यवस्था की देखरेख करती है, इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। तो शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही यह प्रावधान किया गया है कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि संसदीय शासन प्रणाली में सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, सरकार के राज्य के अंग कौन कौन से होते हैं और शक्तियों का बंटवारा क्यों किया गया है। तो अब यहाँ मिलान करने के लिए दिया गया है कि इसको मिलान करें कि भारत में वोट डालने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है। तो मैंने आपको बताया 18 साल, तो आप इसको 18 साल से मिलान कर देंगे। उसके बाद है कि राज्य की कानून बनाने वाली संस्था कौन है, तो कानून कौन बनाती है? विधायिका बनाती है, तो विधायिका को आप इससे मिलान कर दें। उसके बाद है कि राज्य के कानून को लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है, तो आप कार्यपालिका से इसका मिलान कर दें।
और नेक्स्ट है कि राज्य के कानूनों की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था न्यायपालिका कहलाती है, इसलिए इसका मिलान आप न्यायपालिका से कर लें। उसके बाद अब कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं, संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति है, स्पष्ट कीजिए, राज्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इनके क्या कार्य हैं, शक्तियों के बंटवारे से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है कि देश के नागरिकों को, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, संप्रदाय के हों, मत देने का अधिकार सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। एक लाइन में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बिना किसी भेदभाव के सभी को मत देने का अधिकार सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि संसदीय शासन पद्धति के जनता की शासन पद्धति है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि संसदीय शासन पद्धति में जनता के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुनकर शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति कहलाती है। और अगर वर्कशीट की लाइन लिखेंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं कि संसदीय शासन पद्धति में जनता अपनी प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है, इसलिए संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति कहलाती है। तो आंसर 2 तरीका से दिया जा सकता है, एक तो आप जो किताब पढ़े हैं उसके लाइन को लिखिए, दूसरा आपने अगर कुछ सोचा समझा है तो अपने विचार से लिखिए। तो अपने विचार से जब आप आंसर दीजिएगा तो उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, किताब की लाइन लिखेंगे तो उसमें कुछ कम मार्क्स आएंगे। तीसरा है राज्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इनके क्या कार्य हैं। तो उत्तर है राज्य के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। विधायिका, इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। उसके बाद है कार्यपालिका, यह कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखती है। नेक्स्ट है इसके बाद न्यायपालिका, यह न्याय व्यवस्था की देखरेख करती है, इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। और उसके बाद प्रश्न है चौथा प्रश्न है कि शक्तियों के बंटवारे से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है। तो उत्तर है कि शक्तियों के बंटवारे का मतलब सरकार के विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के बंटवारे से प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, इस तरह से सत्ता का संतुलन बना रहता है, इसलिए यह आवश्यक है। तो बच्चों यह थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 27, ये कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।